गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार राय, भारतीय संस्कृति के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुगल स्थापत्य कला पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इसके पहले हम लोग सल्तनतकालीन स्थापत्य कला पढ़ चुके हैं। अब मुगल स्थापत्य कला के बारे में पढ़ रहे हैं। इसकी कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मुगल काल मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक बहुत ही प्रभावी काल रहा और इस समय तक भारत में इस्लामिक संस्कृति का प्रभाव बहुत बढ़ चुका था। न केवल नॉर्थ इंडिया में बल्कि साउथ इंडिया में भी इस्लाम का विकास मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से ही हो गया था। तो इसीलिए हम देखेंगे कि मुगल काल में जो भी स्थापत्य कला होंगे या कोई भी, चाहे राजनीति हो या समाज हो या कला का विभिन्न क्षेत्र हो, चाहे स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला, उसमें एक समन्वित संस्कृति यानी कंपोजिट कल्चर हम लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें कि भारतीय स्थानीय संस्कृति, ठीक, अपनी मुगलों की संस्कृति, फारस की संस्कृति और तुरान अफगानिस्तान की संस्कृति आपस में मिक्स होकर एक यहाँ पे कंपोजिट कल्चर बनी और उसका प्रभाव हम लोग मुगल स्थापत्य कला पे भी देखते हैं। ठीक, देखिए इसकी कुछ सामान्य विशेषताएं रही है मुगल स्थापत्य कला की। जैसे पहला, भवनों का आकार विशाल, ठीक ना, यानी पहले जो भवन बनते थे उनके आकार छोटे छोटे होते थे, यानी भवन बहुत विशाल आकार के नहीं होते थे। अभी बहुत बड़े बड़े भवन बनने लगे। ठीक है, उसका कारण क्या था? उसका कारण एक था कि समृद्धि बहुत ज्यादा थी, ठीक, और चूंकि इस काल में मुगल काल एक भारत के बहुत विस्तृत भाग पे शासन किए, न केवल भारत बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के विस्तृत भाग पे शासन किए, तो इसीलिए इस विभिन्न प्रयोजनों से, चाहे सैन्य उद्देश्य से या गोदाम के उद्देश्य से या किसी भी अन्य उद्देश्य से बड़े बड़े भवनों की आवश्यकता हुई। ठीक ना। दूसरा, भवनों में आयोजन को महत्व दिया जाता था। जैसे इस समय क्या होता था कि भवनों को पूरी प्लानिंग के साथ बनाया जाता था। सॉरी, ठीक है, तो भवनों में आयोजन को बहुत महत्व दिया जाता था। यानी ऐसा नहीं कि भवनों को सिर्फ बिना प्लानिंग के बना दिया गया, जैसे मन तैसे उसका निर्माण करते गए और एक भवन बन गया, नहीं। दूसरी बात है कि एक ही बार में पूरे भवन का नक्शा बनाकर निर्मित करना। जैसे देखिए अभी भी जो आधुनिक काल में जो भवन बनते हैं उनका एक डिजाइन बनाया जाता है। जो आर्किटेक्ट जो होते हैं उनका एक प्रॉपर डिजाइन बनाते हैं और उस डिजाइन के आधार पर भवन का निर्माण किया जाता है, जिससे एक संतुलित भवन बनता है। ठीक ना। तो उसी तरह से इस समय स्टार्ट हुआ था कि पूरे भवन का एक ही बार में पूरा नक्शा बना दिया जाता था और उसके बाद भवन का निर्माण कर दिया जाता था। तीसरा, आध्यात्मिक शैली के भवन और भव्यता पे बल। देखिए इस समय बहुत सारे ऐसे भवन बने जो कि अध्यात्म से जुड़े हुए भवन थे, ठीक, और भव्य भवन बनते थे। भव्य यानी बहुत ज्यादा उस विशालता होता था, बहुत ज्यादा उसमें सौंदर्य होता था, ठीक ना। इसके बाद चारबाग शैली के भवन। देखिए इस बात को याद रखिएगा, ये मुगलों की अपनी एक खास विशेषता है। इस समय जो भी भवन बनते थे वह चारबाग शैली, यानी जो है एक बगीचा होता था, उसके बीच में भवन बनता था और एक नाली होती थी जिसमें पानी बहता था और वो नाली क्या करती थी कि पूरे बगीचे को चार भागों में बांटती थी। यानी कह सकते हैं उसको कि चतुर्भुजाकार या वर्गाकार चार भागों में उसको जो है नाली बांट देती थी बगीचे को, ठीक। और जनरली ये चारबाग शैली का प्रयोग मकबरों में किया जाता था, ठीक। जनरली जो चारबाग शैली का प्रयोग प्रत्येक भवन में तो नहीं किया जाता था, लेकिन जो मकबरे बनते थे, चाहे हुमायूं का मकबरा हो, चाहे बाबर का आगरा का आराम बाग हो, ठीक ना, या आप ताजमहल में देखे होंगे जो कि चारबाग शैली का निर्माण वहां किया जाता था। जो कि बगीचे को कैसे बांटा जाता था? पानी की नाली से बांट दिया जाता था, ठीक ना, जो कि चार भागों में पूरा बगीचा को बांट देता था या पूरा जगह को। इनकी अपनी एक खास विशेषता रही है चारबाग शैली। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा कि चारबाग शैली भारतीय स्थापत्य कला के किस काल की विशेषता रही है? मुगल काल, सल्तनत काल, विजयनगर, बहमनी। उसमें आंसर क्या हो जाएगा? मुगल काल। अब एक और विशेषता इसमें देखिए, व्यापक पैमाने पे इस समय लाल बलुआ पत्थर व सफेद संगमरमर का ज्यादा प्रयोग होने लगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो प्रारंभिक भवन बनते थे वो ईंट के बनते थे, ठीक ना। प्लास्टर भी होता था, गारा से जोड़ के चिनाई की जाती थी। पत्थर का जो प्रयोग होता था वो साधारण एवं स्थानीय पत्थर का प्रयोग होता था। सफेद पत्थर का प्रयोग होता था, सफेद बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था। उसका कारण क्या था कि वो सस्ता मिलता था,
स्थानीय स्तर पे उपलब्ध था, तो लाने ले जाने का जो परिवहन का खर्च था वो भी बचता था। लेकिन चूंकि मुगल काल अपने समृद्धि और विस्तार और अपने जो है शासन के शीर्ष पे था, जैसा कि कहते ही हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ ही वंश थे जो कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पे शासन किए। प्राचीन काल में उसमें मौर्य वंश का नाम लेते हैं, मध्यकाल में सल्तनत काल खासकर तुगलक वंश और मुगल वंश का हम लोग नाम लेते हैं। ठीक है, तो इस समय समृद्धि के उच्चतम स्तर पे थे ये लोग, तो इसलिए इन्होंने स्थापत्य कला में विशेष रुचि ली। ठीक ना, तो इसीलिए पैसा की कमी तो थी नहीं। ठीक, तो इसीलिए ये लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का ज्यादा प्रयोग हुआ है। जैसे अधिकांश भवन देखिएगा, चाहे लाल किला हो गया, ठीक ना, ये ताजमहल हो गया, इन सबों में लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। सजावट के लिए पित्रादुरा का जड़ावट, देखिए पित्रादुरा ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा, इसका सबसे पहला जो प्रयोग हुआ है वह नूरजहां के द्वारा करवाया गया था। ठीक, सबसे पहला इसका जो प्रयोग है पित्रादुरा का किसके द्वारा कराया गया था, तो नूरजहां। नूरजहां जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये जहांगीर की बेगम थी और इसने जहांगीर के ही शासनकाल में अपने पिता का मकबरा का निर्माण करवाया। ठीक ना, जहांगीर के शासनकाल में जो जहांगीर की पत्नी नूरजहां थी, उन्होंने अपने पिता के मकबरा का निर्माण करवाया और उसी मकबरा का जो है सजावट पित्रादुरा के द्वारा किया गया। अब ये दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि पित्रादुरा ये जो है क्या होता है, तो ध्यान रखिए पित्रादुरा में क्या होता है कि कीमती पत्थर जवाहरात आदि से सजावट किया जाता है। ठीक ना, जिससे कि वह संरचना देखने में बहुत ज्यादा आकर्षक लगे और भव्य लगे। अब फवारों और टोटियों का प्रयोग और झील का निर्माण, इस काल की एक और स्थापत्य की विशेषता थी कि कोई भी स्थापत्य या कोई भी भवन बनता था तो जनरली उस भवन में क्या होता था कि फवारे का प्रयोग होता था। फवारे मतलब आप लोग ऐसे समझिए कि आप लोग भूगोल में ड्रिप सिंचाई अभी पढ़े होंगे, ड्रिप सिंचाई सॉरी स्प्रिंकलर सिंचाई। इसमें क्या होता है, फवारा का प्रयोग किया जाता है, यानी एक पाइप रहता है, उस पाइप से छोटे छोटे नल निकले होते हैं और नल ऊपर की तरफ पानी फेंकते हैं, जिससे क्या होते हैं, पौधे सिंचित होते हैं या पौधों की सिंचाई की जाती है। तो ये जो होता था, ये उसी समय फवारे का प्रयोग होता था, टोटियों का प्रयोग होता था। आज भी आप चले जाइए कोई मुगल स्थापत्य कोई संरचना में, चाहे वो आप हुमायूं के मकबरा को घुमाइए, वहां अभी भी फवारे मिलते हैं। ठीक ना, और झील का निर्माण, झील बहुत बड़ा नहीं होता था, लेकिन जनरली क्या होता था कि फवारा जो है, इसी फवारा से एक छोटा सा झील बन जाता था। झील कहने का मतलब एक छोटा सा तालाब टाइप संरचना बनता था, ये बहुत गहरा झील नहीं होता था। ठीक ना, ज्यामितीय आकृति, सुलेखन और अरबेस का प्रयोग जनरली भवनों पे क्या होता था, जैसे कि आप लोगों को हम सल्तनत काल में बता चुके हैं कि इस्लाम में किसी भी जीवित पेड़ पौधा या पशु पक्षी का चित्रण की मनाही है। तो इसलिए क्या किया जाता है चित्रण के लिए इस समय क्या किया जाता है कि ज्यामितीय आकृति बना दिया जाता था। ठीक ना, फूल पत्ती का चित्रण कर दिया जाता था, सुलेखन और अरबेस का प्रयोग किया जाता था। ठीक ना, जैसे कुरान की सुलेखन में कुरान की आयतें बारीकी से नक्काशी कर दी जाती थी। ठीक ना, अब देखिए युद्ध के याद में समर्पित भवन, एक और विशेषता थी इस समय कि बहुत सारे ऐसे स्थापत्य बने जो कि किसी विशेष विजय के याद में बनाए गए। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अकबर ने बुलंद दरवाजा का जो निर्माण किया था फतेहपुर सीकरी के पास, तो वो बुलंद दरवाजा क्या था, उसने अपने गुजरात विजय के याद में बनवाया था। यानी बहुत सारे ऐसे भवन भी इस समय बने जो कि किसी विशेष विजय के याद में बनवाए जाते थे, यानी वो युद्ध से संबंधित स्थापत्य होते थे। दरवाजों पर योद्धाओं की मूर्तियां, एक और विशेषता थी इस समय, जो जनरली ये जो है राजपूत काल की विशेषता थी। और इस समय क्या होता था कि दरवाजों पर योद्धाओं की मूर्तियां, जैसे अगर कोई वीर सैनिक हो या कोई वीर सामंत हो जिसने कि युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी हो, अपने राज्य के लिए लड़ा हो, तो उसके वीरता को याद करने के लिए किले के बाहर उसका मूर्ति बनाया जाता था। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अकबर ने खुद क्या किया था कि चित्तौड़ विजय के बाद 2 राजपूत जो योद्धा थे उनकी मूर्ति आगरा किला के सामने बनवाया था, दरवाजों पर योद्धाओं की मूर्तियां। अब देखिए एक सामान्य विशेषता हो गई मुगल काल की। आइए एक बार रिवीजन कर लें। भवनों का आकार विशाल, भवनों में आयोजन का महत्व, एक ही बार में पूरे भवन का नक्शा बनाकर निर्मित करना, आध्यात्मिक शैली के भवन और भव्यता पर बल, चारबाग शैली के भवन जनरली मकबरा में प्रयोग होता था, लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का ज्यादा प्रयोग,
सजावट के लिए पितरादुरा का जड़ावट, नूरजहां जनरली इसका प्रयोग की थी पहली बार। फवारों और टोटियों का प्रयोग, ये झील का भी निर्माण कर देते थे। ज्यामितीय आकृति सजावट के लिए अरबेस और सुलेखन का प्रयोग होता था। युद्ध के याद में समर्पित भवन बनते थे और दरवाजों पर योद्धाओं की मूर्तियां। इसमें क्वेश्चन कैसे बने थे कि इसे पीटी का भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जनरली इसी में से दे देगा कि मुगल स्थापत्य कला के निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए, और इसी में से आपको 1 2 3 4 विकल्प दे देगा और एक क्या कर देगा कि हटा देगा इसमें से। फिर आपको उसी में से छांटना होगा 1 2 2 3 या सभी ऐसे करके। या मेंस में भी पूछ सकता है ये कि मुगल स्थापत्य कला की सामान्य विशेषताएं बताइए। बहुत एक साधारण क्वेश्चन बन सकता है जिसमें आप सभी पॉइंट लिख दें और नंबर मिल जाएगा। ठीक, इस समय एक और विशेषता थी कि चूंकि मुगल स्थापत्य कला, मुगल कला का बहुत ज्यादा एक और विस्तार हुआ है। चूंकि मुगल वंश पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया, तो स्थानीय संस्कृति जो भारत की थी उसको भी अपने में क्या किया, शामिल किया, जिससे बता रहे थे कि कंपोजिट कल्चर का विकास हुआ था। ठीक ना, और उसके चलते इस पर राजपूत कला का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। ठीक ना, जो कि जनरली इसमें लिंटर और सातीर के प्रयोग में जो मुगल स्थापत्य कला बने थे उसमें हिंदू स्थापत्य कला का प्रभाव कैसे बना, लिंटर एवं सातीर के रूप में, दीवारों पे देवी देवताओं के चित्रण के रूप में। ठीक ना, ये हिंदू स्थापत्य कला का प्रभाव था। ठीक, बड़े बड़े खिड़कियों के प्रयोग में ये राजपूत कला का प्रभाव था। छज्जों के प्रयोग में, ठीक ना, जैसे कि जोधा भाई का मकबरा में आप देख सकते हैं राजपूत कला का प्रभाव होगा। इसी तरह से आप विभिन्न प्रभाव पड़ा, जैसे कि आप देख सकते हैं अकबर का जो खुद का मकबरा था उस पे जो है क्या था, बौद्ध धर्म का भी प्रभाव था, उस पे हिंदू धर्म का भी प्रभाव था, इवन क्रिश्चियनिटी का भी प्रभाव था, यानी विभिन्न 3-4 धर्मों का प्रभाव उसके मकबरा पे देखने को मिलता है। ठीक, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे शासक वाइज जो स्थापत्य कला में योगदान दिए हैं। जैसे शुरुआत में बाबर, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि भारत में बाबर का जो शासन काल रहा वह बहुत लंबा नहीं रहा, मात्र 1526 से 30 तक, यानी 4 वर्ष ये शासन कर पाया। तो इसीलिए स्थापत्य कला में कोई विशेष योगदान तो नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी कुछ नई शैलियों का भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है, बाबर को जाता है। जैसे इन्होंने पानीपत और संभल की जामी मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक, पानीपत कहाँ है, हरियाणा में, तो पानीपत और संभल की जामी मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था, ये तथ्यात्मक जानकारी आप लोगों को रटना होगा, बाबर करवाया था। आगरा में आराम बाग का निर्माण, जैसे देखिए आगरा में क्या किया कि बाबर का मकबरा बना। ठीक ना, और ये जो मकबरा था उसी का नाम था आराम बाग। तो आगरा में आराम बाग का निर्माण हुआ जो कि बाबर का एक मकबरा था। और चारबाग शैली की शुरुआत, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बाबर को भारत में कई नई चीजें शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, और उसी में से एक स्थापत्य कला में इन्होंने एक नया श्रेय क्या दिया कि चारबाग शैली की शुरुआत जो है यही की है, बाबर की है। और बाद में आगे आपको चल कर देखेंगे कि मुगल मकबरों में जनरली कई मकबरों में चारबाग शैली का ही प्रयोग हुआ है, चाहे वो हुमायूं का मकबरा हो या ताजमहल हो इत्यादि। फिर हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। इस समय एक बहुत महत्वपूर्ण स्थापत्य कला है दीन पनाह भवन। दीन पनाह भवन, देखिए ये जनरली इसका निर्माण कौन कराया था, इसका निर्माण हुमायूं करवाया था। ठीक ना, ये दीन पनाह भवन कहाँ है, तो अभी भी आप लोग देखेंगे कि दिल्ली में निजामुद्दीन जो दरगाह है उसके पास, पुराना किला के पास ये स्थित है दीन पनाह भवन। ये जनरली दीन पनाह भवन क्या था, एक स्वतंत्र भवन नहीं था, ये पुराना किला के भग्नावशेष पर ही निर्मित हुआ था। यानी शेर शाह, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कुछ समय तक दिल्ली पे शेर शाह भी शासन किया था। ठीक, हुमायूं के बाद शेर शाह शासन किया, फिर शेर शाह के वंश को खत्म करके हुमायूं फिर से शासन किया 1555-56 में। तो उसी समय शेर शाह अपने शासन काल के दौरान दिल्ली में इन्होंने पुराना किला का निर्माण करवाया, और इसी पुराना किले के भग्नावशेष यानी उसी को तोड़कर उस पे क्या हुआ, दीन पनाह भवन का निर्माण हुमायूं ने करवाया। ये दीन पनाह भवन क्या था, तो यह एक पुस्तकालय था। देखिए नाम पे मत जाइएगा, कई बार यही पूछ देगा दीन पनाह भवन क्या है, नाम से तो लगता है दीन माने गरीब और पनाह मतलब आश्रय, यानी लगता है गरीबों का आश्रय, यानी कोई अनाथालय टाइप लग रहा है, लेकिन ये एक प्रकार का लाइब्रेरी था। और इसी के सीढ़ी से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। एक इंपॉर्टेंट आप लोगों को जानकारी जो होना चाहिए कि हुमायूं था वो पढ़ने का, अफीम और पढ़ने का दोनों का शौकीन था। तो जब वो लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जा रहा था तो इसी के सीढ़ी से गिर के हुमायूं की मृत्यु हुई थी। ठीक ना,
अब आगे हम पढ़ेंगे हुमायूं का मकबरा। जनरली देखिए हुमायूं का जो मकबरा है हुमायूं के शासनकाल से संबंधित नहीं है, अकबर के शासनकाल से संबंधित है, ठीक। लेकिन हम इसको हुमायूं का मकबरा को हुमायूं के, चूंकि हुमायूं से जुड़ा हुआ है इसलिए इसी में इसको हम शामिल करके पढ़ा देते हैं, लेकिन इसका निर्माण हुआ था अकबर के शासनकाल में, ठीक ना। अब देखिए हुमायूं का मकबरा, इसका निर्माण कौन करवाया था, तो हुमायूं की पत्नी के देखरेख में निर्माण करवाया गया था, ठीक ना। इसी से प्रेरित होकर ताजमहल बना था। यानी देखिए कहा जाता है कि एक मालवा में एक होशंग शाह का मकबरा है, होशंग शाह का मकबरा है, ठीक। और उसमें जो गुंबद बना है, यानी होशंग शाह के मकबरा में जो गुंबद बना है उसका प्रभाव पड़ा था हुमायूं के मकबरा पे, और हुमायूं के मकबरा का प्रभाव पड़ा था किस पे, ताजमहल पे। तो अगर पूछे कहीं कि ताजमहल का पूर्ववर्ती कौन संरचना था, तो आप बताएंगे हुमायूं का मकबरा, ठीक ना। अब आगे इसमें मुगल वंश के ज्यादातर जीवरात दफन है। कहने का मतलब कि मुगल वंश के ज्यादातर जो शासक हुए, खासकर शासक ऐसे भी जो कि शासक नहीं केवल युवराज थे या जिनका शासनकाल बहुत कम रहा, उनको दफना दिया गया इकट्ठे हुमायूं के मकबरा में। यानी जनरली जो मकबरा होता है देखिएगा एक स्वतंत्र होता है, जैसे बाबर के मकबरा में बाबर दफन है, अकबर के मकबरा में अकबर दफन है, लेकिन हुमायूं के मकबरा में हुमायूं तो दफन है, मुगल वंश से संबंधित और कई छोटे छोटे शासक जिनका शासनकाल कम रहा दफन है। जैसे कि आप लोग नाम से जानते होंगे रफी उदर जात, जिन लोगों का शासनकाल बहुत कम रहा और ये जनरली क्या होगा कि शायद जो बंधु थे उनके साजिश के शिकार हो गए, उनका इसमें जो है छोटा छोटा मकबरा मिलता है। अब देखिए ये मकबरा किस चीज से बना है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, ठीक ना। याद रखना होगा कि ये मकबरा किस चीज से निर्मित है, तो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, और ये गुंबद जो है सफेद संगमरमर का बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा डायरेक्ट कथन देकर पूछ देगा कि हुमायूं का मकबरा के बारे में विचार कीजिए, और यही दे देगा कि इसका गुंबद जो है लाल बलुआ पत्थर से बना है, तो गलत हो जाएगा। इसको स्पेशल ध्यान रखना है कि ये पूरा जो मकबरा बना है वो लाल बलुआ पत्थर से बना है, लेकिन इसका जो गुंबद है वह सफेद संगमरमर से बना है, और यही इसके आकर्षण का कारण है। यानी जो हुमायूं का मकबरा है उसका आकर्षण का यही कारण है कि इसका जो गुंबद है वो पहली बार कोई संरचना थी जो पूरी तरह से जिसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया। बाद में ही आपको दिखेगा कि ताजमहल में पूरा संरचना ही सफेद संगमरमर से आ जाएगी। फिर इसकी एक और विशेषता कि यह जो है चारबाग शैली का इसमें भी प्रयोग हुआ है। यानी हुमायूं के मकबरा में आप देखने जाइए तो वहां भी चारबाग शैली का प्रयोग हुआ है और टोटी और फवारों का प्रयोग हुआ है, जिससे पानी लगातार गिरते रहते हैं। और एक और विशेषता कल्चर के हिसाब से कि यह यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल कर लिया गया है। यानी हुमायूं का मकबरा को जो है क्या किया गया है, यूनेस्को अपने साइट में शामिल कर लिया है, ताकि इसको जो है संरक्षण दे, रख रखाव करे और इसके लिए कुछ अनुदान दे, ठीक ना। इस तरह से हम लोग पढ़ लिए बाबर के टोटल स्थापत्य, हुमायूं के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के स्थापत्य कला के बारे में, ठीक। छात्रों अब हम लोग पढ़ेंगे मुगल स्थापत्य कला में अकबर कालीन, जहांगीर कालीन, शाहजहां कालीन और औरंगजेब कालीन स्थापत्य कला के बारे में। पहले हम लोग क्या पढ़े, बाबर का और हुमायूं का। अब देखिए ये सभी शासक थे, इनके समय में मुगल स्थापत्य कला में चरमोत्कर्ष दिखाई देगा। खासकर शाहजहां के काल को हम मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। तो इस समय ज्यादा मात्रा में भवन बनेंगे, ठीक ना, और वो ज्यादा सजावट उसमें प्रयोग होगा, भव्यता ज्यादा होगी और कीमती पत्थरों का प्रयोग भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो जैसे हम अकबर के बारे में देखेंगे तो अकबर के समय आगरा का किला का इसने निर्माण करवाया, ठीक। आगरा के किले का निर्माण कराने का पर्पज क्या था कि इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, आगरा बनवाया। दिल्ली को इसने अपनी राजधानी नहीं बनाया, आगरा को ही इसने अपना जो है राजधानी बनाया, ठीक ना। और इस आगरा के किले में इसने कई और जो है भवनों का निर्माण कराया। जनरली ये आगरा का किला कैसे बना था, किस पत्थर से, तो जनरली ये लाल बलुआ पत्थर का इसमें प्रयोग किया गया था, ठीक ना। इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था और इसी किला के द्वार पे 2 राजपूत योद्धाओं की मूर्तियां
फतेहमल की स्थापित है, ठीक ना। इसके बाद इसमें हवा महल का भी निर्माण किया गया है, इसमें पंचमहल का भी निर्माण किया गया है, ठीक ना। इसी तरह से आगे आगरा के से कुछ ही दूरी पे, लगभग 22-25 किलोमीटर की दूरी पे एक फतेहपुर सीकरी का भी किला है, ठीक। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अकबर जो है कुछ समय आगरा को छोड़ के फतेहपुर सीकरी का किला में रहने के लिए जाने के उद्देश्य से फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण करवाया था। और ये जो फतेहपुर सीकरी था ये कहाँ था, एक पानी का कमी का एरिया था। क्या था, पानी का अभाव वाला एरिया था। और इसका जो पतन हुआ, फतेहपुर जो सीकरी का किला का पतन हुआ वह इसी के चलते, पानी के अभाव के चलते ही इसका पतन हो गया, ठीक ना। तो इस समय क्या किया गया था कि फतेहपुर सीकरी के किले के सामने बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1571 में अकबर ने करवाया था। बुलंद दरवाजा क्या है, ये बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर जब गुजरात विजय किया था उसी विजय के याद में 1571 में फतेहपुर सीकरी के दरवाजा के रूप में किया था, ठीक ना। फिर इस फतेहपुर सीकरी के किले के अंदर ही इसने क्या किया था कि जोधा महल का भी निर्माण करवाया था, ठीक। इसके बाद इसमें जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, सलीम भवन बना था, मोती मस्जिद का निर्माण फतेहपुर सीकरी के किले के अंतर्गत हुआ था, मुसमन बुर्ज का निर्माण हुआ था, फिर इसमें दीवान खास का निर्माण हुआ था, दीवान आम का निर्माण हुआ था। यानी कौन कौन स्थापत्य हो गए फतेहपुर सीकरी के किले में, बुलंद दरवाजा हो गए, किसके याद में, गुजरात विजय के याद में, जोधा महल हो गए, जोधा बाई के लिए स्पेशल, जो इसकी पत्नी थी बेगम थी उसके लिए स्पेशल अलग महल बनाया था, सलीम भवन इसके पुत्र के लिए, मोती मस्जिद, मुसमन बुर्ज, जामा मस्जिद, दीवान आम और दीवान खास, इतनी संरचनाओं का निर्माण इसमें किया गया था जो कि मुख्य मुख्य है, ठीक है। अब शेख सलीम चिश्ती का मकबरा का भी निर्माण जो है कब कहाँ हुआ, अकबर के शासनकाल में ही फतेहपुर सीकरी के पास ही हुआ, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती कौन था, तो ये एक जो है सूफी सिलसिले के चिश्ती परंपरा का, चिश्ती सिलसिला का एक संत था। और कहा जाता है कि अकबर का जो पुत्र जहांगीर हुआ इस शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद के फलस्वरूप ही उसका जन्म हुआ, और उसी के याद में जहांगीर का नाम जो है सलीम, यानी सेठू बाबा के नाम से अकबर प्यार से बुलाता था उसको, या सलीम के नाम से निक नेम के रूप में। तो इसी जब शेख सलीम चिश्ती, जिसका अकबर बहुत आदर करता था, जब इनकी मृत्यु हुई, ठीक ना, जब इंतकाल हुआ तो उसके बाद इनके याद में एक शेख सलीम चिश्ती का मकबरा का निर्माण कौन करा दिया, अकबर। आगे इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद का किला का निर्माण जो कि गंगा और जमुना और सरस्वती के संगम पे इलाहाबाद बसा हुआ है, और वहीं पे एकदम जमुना नदी जो है उस जमुना नदी से टच करते हुए इलाहाबाद के किले का निर्माण हुआ। आज भी आप लोग इलाहाबाद जाइएगा तो देखिएगा जो इलाहाबाद का किला का निर्माण हुआ है वह जमुना नदी से एकदम छूते हुए, संपर्क करते हुए। उसका कारण क्या था कि जो जमुना नदी थी एक तरफ बहती थी, वह एक तरह से जल दुर्ग का काम करती थी, यानी कोई भी इलाहाबाद के किले पे अटैक होगा तो जमुना नदी को पार करना पड़ेगा एक तरफ से, और ये जो क्या करता था, सुरक्षा प्रदान करता था इलाहाबाद के किले को, ठीक है। इलाहाबाद के किले का निर्माण करने का एक और उद्देश्य क्या था कि ये जो पड़ता था वह जो है मध्य गंगा के मैदान के बीच में पड़ता था। अगर मध्य गंगा के मैदान को कंट्रोल करना है, उस पर आधिपत्य बनाए रखना है, तो इलाहाबाद के किले का जो है निर्माण और उसका नियंत्रण आवश्यक था। फिर इसने जो है क्या किया कि अपने जीवन के अंतिम वर्षों में, मैंने अंतिम समय में, वर्षों में नहीं, लाहौर के किले का निर्माण करवाया था, और अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कुछ समय तक, कुछ सालों तक लाहौर में ही, लाहौर के किला में अपना जीवन बिताया था। इसका कारण ये था कि उत्तर पश्चिमी भारत में जो विद्रोह एवं विस्तार हो रहे थे, ठीक ना, उस पर नियंत्रण करने के लिए लाहौर के किला का निर्माण और लाहौर के किला में कुछ समय तक वहाँ पे बिताना, शासन संभालना आवश्यक हो गया था। तो इसीलिए अकबर अपने जीवन के अंतिम समय में आगरा के किला को छोड़कर लाहौर के किला में जो है बिताया, और वहीं पे जो है शासन का जो कार्यभार है उसका संचालन वहीं से किया, ठीक। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अकबर का जो प्रिय मनसबदार था बीरबल, उसकी भी जो मृत्यु हुई थी, आप लोगों को पता होगा कि 1585 में एक यूसुफजाई जनजाति जो कि हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती थी, इसके विद्रोह के दमन के लिए बीरबल को भेजा गया था, ठीक। और उस विद्रोह को दमन करने के दौरान ही क्या हुआ, कि बीरबल की मृत्यु हो गई, ठीक ना। फिर एक विद्रोह हुआ था, आप लोगों को पता होगा, अफरीदी जनजातियों का विद्रोह हुआ था,
ठीक ना। अफरीदी इसी से संबंधित है, पाकिस्तानी क्रिकेटर, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी। अफरीदी एक जो है पाकिस्तान में पाई जाने वाली जनजाति थी, ठीक ना, जो कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के आसपास पाई जाती थी और जो हिंदुकुश पर्वतमाला था उसके आसपास, तो इसका भी विद्रोह हुआ था। तो इस समय क्या हुआ कि चूंकि विस्तार बहुत हो रहा था अकबर के शासनकाल में, पूरी तरह से लगभग उत्तर भारत, ठीक ना, मध्य भारत, पश्चिमी भारत, जैसे कि आप लोगों को पता होगा राजस्थान, गुजरात अकबर के शासनकाल में प्रत्यक्ष रूप से आ चुका था। बंगाल पे भी इसने कब्जा कर लिया था, ठीक ना, मान सिंह को भेज के। ठीक, उत्तर पश्चिम भारत पे भी इसने जो है कब्जा करने का प्रयास किया, ठीक ना। तो इसी के चलते विस्तार के फलस्वरूप जो है स्थानीय लोगों में जो असंतोष होता था वो विद्रोह के रूप में दिखता था, और उसी विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने लाहौर के किले का निर्माण करवाया। बस इतना आप लोग याद रखिएगा, सबका पर्पज हो गया, इससे ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। आगे हम लोग पढ़ेंगे किसके, जहांगीर। जैसा कि जहांगीर आप लोगों को पता होगा अकबर का पुत्र था, इसका निक नेम क्या था, शेख सलीम चिश्ती के नाम पे पड़ा हुआ सलीम था। अकबर इसको प्यार से शेख उगाला के नाम से पुकारता था। आप लोगों को जैसे कि पता होना चाहिए कि जो जहांगीर था उसको संस्कृति के किस भाग में सबसे ज्यादा रुचि थी, तो चित्रकला में रुचि थी, स्थापत्य कला में उसे कम रुचि थी, और इसीलिए जहांगीर का जो शासनकाल माना जाता है वह मुगल कालीन चित्रकला का गोल्डन एज माना जाता है, यानी स्वर्ण युग माना जाता है। इसलिए कि उस समय जो है चित्रकला का सबसे ज्यादा विकास जो है मुगल काल में जहांगीर के समय में हुआ। फिर भी इसमें कुछ स्थापत्य कला के बारे में हम लोग देखेंगे जो कि इन्होंने निर्माण करवाया। तो एक है एतमादुल्ला का मकबरा, ठीक ना। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जहांगीर नूरजहां से शादी कब किया था, 1611 में। नूरजहां का मेन नाम क्या था, मेहरुनिसा, ठीक। बाद में उसका नाम नूरजहां पड़ गया, जो कि एक उपाधि थी जो कि जहांगीर के द्वारा दी गई थी। इसी नूरजहां के जो पिता थे एतमादुल्ला थे, ठीक ना। ये बहुत ही मुगल काल में, सॉरी जहांगीर काल में ये बहुत एक प्रभावी मनसबदार हो गए। नूरजहां के पकड़ का प्रयोग करते हुए, चूंकि नूरजहां शासक की पत्नी थी, और उनके पकड़ का प्रयोग करते हुए नूरजहां के भाई एक थे, आप लोगों को पता होगा आसफ खान। आसफ खान ये भी बहुत महत्वपूर्ण मनसबदार थे और जनरली ये दीवान हुआ करते थे, यानी वित्त मंत्री हुआ करते थे जहांगीर के शासनकाल में। शाहजहां के काल में भी वित्त मंत्री रहे, ठीक ना। तो ये नूरजहां हो गया, आसफ खान हो गया, इन लोगों का एक गुट काम करता था जिसे नूरजहां गुट बोला जाता है, ठीक ना, जिसमें शाहजहां भी शामिल था। तो इसी नूरजहां के द्वारा क्या किया गया कि जब इनकी पिता यानी एतमुद्दौला की मृत्यु हुई तो इस जो है मकबरे का निर्माण, एतमुद्दौला का मकबरे का निर्माण करवाया गया। क्योंकि नूरजहां क्या थी, जहांगीर की प्रिय पत्नी थी, प्रिय बेगम थी, तो इसलिए आप देखेंगे कि इस मकबरे के निर्माण करने में पैसों का खर्च बहुत ज्यादा किया जाएगा, ठीक ना, और बहुत इसमें बारीकी और सौंदर्य का ध्यान रखा जाएगा, ठीक। और इसीलिए इसमें सबसे पहले क्या किया गया, पितरादुरा का प्रयोग किया गया, ठीक ना। पितरादुरा का प्रयोग करने का मतलब कि इस समय हीरे जवाहरात कीमती पत्थरों के माध्यम से इस मकबरा को सजाया गया था, जो कि देखने में इसको बहुत आकर्षक बनाता था। फिर यहाँ लिखे नहीं, आप लोग याद रखिएगा, इसमें भी क्या किया गया है कि व्हाइट संगमरमर का प्रयोग किया गया है, ठीक ना। इस मकबरा में व्हाइट संगमरमर, देखिए हुमायूं के मकबरा में क्या हुआ था, जो उसका गुम्बद था वह जो है पहली बार कोई पूर्ण रूप से गुम्बद जो है सफेद संगमरमर से बना था। फिर उसी का आगे देखिएगा, जैसे जैसे समृद्धि बढ़ती जाएगी और विकास होता जाएगा, कीमती पत्थरों का प्रयोग जो है बढ़ता जाएगा। और इस समय क्या हुआ, एतमुद्दौला का जो मकबरा था उसमें भी क्या हुआ कि व्हाइट संगमरमर का प्रयोग होगा, जो आगे आपको ताजमहल में भी दिखेगा। इसी की माँ थी अस्मत बेगम, जो कि भारत में इत्र के आविष्कार करने का श्रेय किसको जाता है, नूरजहां की माँ अस्मत बेगम को। इसको एक तथ्य है जिसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए अकबर का मकबरा, अकबर की मृत्यु हुई, उसके बाद जहांगीर ने क्या किया, इसके मकबरे का निर्माण करवाया। और ये मकबरा कहाँ है, आगरा में है, ठीक। चूंकि आप लोग जैसा कि जानते होंगे कि अकबर जो था वो क्या था, धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था, ठीक। वो एक समन्वित संस्कृति में विश्वास करता था, ठीक ना। और इसीलिए इसके स्थापत्य कला पे, इसके शासन कला पे, ठीक ना, इसके द्वारा जो निर्मित धर्म दीन इलाही था या सुलह कुल की जो इसकी नीति थी, हर चीज पे एक सहिष्णुता का प्रभाव था, जो कि इसके मकबरे पे भी दिखेगा, ठीक ना। तो अकबर का मकबरा ये स्थित कहाँ था, तो ये आगरा में स्थित था, ध्यान रखिए, स्थित है अभी भी। और ये जो है जहांगीर द्वारा निर्मित है, किसके द्वारा, जहांगीर द्वारा। और इस पे क्या है, हिंदू, बौद्ध, सिख स्थापत्य का प्रभाव है। यानी देखिए यहाँ भी एक कंपोजिट कल्चर आ रहा है, इस पे सिर्फ इस्लाम का प्रभाव नहीं है। इस मकबरे पे इस्लाम के अलावा
हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म का प्रभाव है। और विशेष रूप से यह प्रभाव कहाँ दिखता है? उस मकबरे के गुंबद पे दिखता है, ठीक ना। और आप लोगों को पता होगा कि औरंगजेब, एक छोटा सा फनी तथ्य है जिसको याद रखना होगा आप लोगों को, कभी कभी पूछ देता है कि औरंगजेब के शासनकाल में बहुत विद्रोह हो रहे थे, ठीक। और उसी के समय क्या हुआ कि एक जाटों का विद्रोह भी हो रहा था, जो कि भरतपुर के आसपास बाद में क्या हुआ कि एक स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना हुई। और उसी में सूरजमल, राजाराम, चूड़ामन, ये जो है क्या थे? महत्वपूर्ण जो है शासक थे, जो कि जाट शासक थे। और उसी में राजाराम ने क्या किया था कि औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करके और खिन्न यानी क्रुद्ध होकर वो चला गया अकबर के मकबरा में, और अकबर के मकबरा को पूरी तरह से क्या किया? छिन्न भिन्न कर दिया, उजाड़ दिया, ठीक ना। वो जो उसका एक प्रतिशोध था मुगल वंश से, उस प्रतिशोध को लेने के चलते में अकबर के जो मकबरा वहाँ भी जाके तोड़ फोड़ किया। यानी एक ऐसा स्थान जो कि एक मृत्यु व्यक्ति के आत्मा के शांति के लिए बनाया गया है, पर्यटन के लिए बनाया गया है, वहाँ पे जाके उसने क्या किया? विध्वंस किया, ठीक है। आगे हम देखेंगे जहांगीर का मकबरा। जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर में स्थित है। ध्यान रखना होगा कि जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में स्थित है। या किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये जो है नूरजहां के द्वारा निर्मित है। आप लोगों को पता होगा कि नूरजहां शुरू में किसके गुट में थी? जहांगीर के शासनकाल में ये जनरली शाहजहां के गुट में थी, ठीक ना। लेकिन जब शाहजहां शासक बना तब शासन के अंतिम वर्षों में, यानी जब जहांगीर की मृत्यु हो गई तो नूरजहां क्या हो गई? ये विरोधी हो गई शाहजहां की, ठीक। तो फिर इसे शाहजहां क्या किया कि शासन के कार्यों से मुक्त करके लाहौर भेज दिया, पेंशनर बना दिया, और बोला कि आप कुछ फिक्स पेंशन लीजिए और अपने जो है काम, संसारी कामों से अपने को दूर कीजिए और आध्यात्मिक कामों में रुचि लीजिए। तो उसी में जो है क्या हुआ कि लाहौर में रहने के दौरान नूरजहां ने क्या किया? जहांगीर के मकबरे का निर्माण करवाया, ठीक। एक नाम सुने होंगे आप, अनारकली का मकबरा। ये भी लाहौर में है और जहांगीर के द्वारा निर्मित है। जैसे कि आप लोग देखा होगा, देखे होंगे कि जहांगीर जो ऐसा शासक था जो कि थोड़ा विलास प्रिय शासक था, प्रेम में ज्यादा विश्वास रखता था, ठीक ना। और इसी के चलते नूरजहां से इसका प्रेम सर्वविदित है, सब जानता है। शराब का ये बहुत बड़ा शौकीन था, आप लोगों को पता ही होगा। और अनारकली से भी ये प्रेम करता था। और इसी अनारकली का जब मृत्यु हुई तो उसके मकबरे का निर्माण जो है जहांगीर ने लाहौर में करवाया। और इसी से एक संबंधित प्रसिद्ध कथन है कि वो अनारकली के मकबरे पे जाके और एक बार बोला कि अगर तुम सिर्फ एक बार मेरे लिए, मृत्यु के बाद बोल रहा था मकबरे पे जाके जहांगीर कि अगर सिर्फ तुम एक बार मेरे लिए जीवित हो जाओ, एक बार मेरे लिए जीवित हो जाओ और मेरा नाम पुकारो, तो मैं उस अल्लाह को अपने जीवन के, अपने प्राण के अंतिम क्षण तक शुक्रगुजार करूंगा, ताकि तुम्हें वे जो है हमसे एक बार बात करने का मौका दिए। इतना प्रेम करता था अनारकली से, ठीक ना। ये एक छोटा कहानी है जो कि एग्जाम से नहीं है, बस ऐसे ही किताब में दिया रहता है, एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब आगे आप लोग ध्यान रखिएगा, शाहजहां के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शाहजहां जो है मुगल कालीन स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है। इसका कारण ये है क्योंकि शाहजहां जो है क्या था? स्थापत्य कला में स्वयं रुचि लेने वाला एक शासक था, ठीक ना। जैसे जहांगीर को चित्रकला में रुचि थी, उसी तरह से शाहजहां को स्थापत्य कला में क्या था? बहुत ज्यादा रुचि था। इसी कारण इस समय देखेंगे भवन बहुत ज्यादा बने और भव्य भवन बने, ठीक ना, विशाल भवन बने। उसी में हम लोग शुरू में एक देखेंगे जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में स्थित है। आप लोग चांदनी चौक के पास जाइए, अभी भी जामा मस्जिद स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा मस्जिद उस समय की थी, और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, ठीक ना। जनरली इस मस्जिद का एक जो फैक्ट आप लोग जान जाइए कि 25,000 नमाजी एक साथ यहाँ नमाज पढ़ सकते हैं। यानी इसकी विशालता को आप देखिए कि जो है 25,000 नमाजी यहाँ एक साथ बैठ के और ये नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक ना। जनरली जामा मस्जिद पूरा यहाँ आप डिटेल आप लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन जब आप देखिएगा तो ऊंचे ऊंचे इसमें 4 मीनारों का प्रयोग किया गया है, आकर्षक गुंबद का प्रयोग किया गया है, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। ये कॉमन विशेषता है, ये जनरली हर बार आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो है इसको क्या करिएगा, याद रखिएगा। अब देखिए लाल किला ये कहाँ है? ये पुरानी दिल्ली में है, और इसको निर्मित कौन करवाया था? शाहजहां ने बनवाया था, ठीक ना। इसकी सबसे एक जो करंट नॉलेज के रूप में आप लोग जान लीजिए, ये जो है यूनेस्को जो अपना वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थल या विश्व विरासत स्थल का जो है साइट जारी करता है,
उसमें लाल किला को उसने शामिल किया है। ये एक तथ्य है, पूछ देगा कि भारत में निम्न स्थापत्य को विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को ने शामिल किया है, उसमें दे देगा क्या, कुतुब मीनार दे देगा, ठीक ना, उसमें लाल किला दे देगा, ठीक, आगरा का किला दे देगा, अलाई दरवाजा दे देगा। आपको आंसर क्या बताना होगा, अलाई दरवाजा नहीं होगा, बाकी सब विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो ये ध्यान रखना होगा आप लोगों को कि लाल किला कैसे बना था, यानी किस पत्थर का प्रयोग किया गया था, सामग्री क्या थी इसमें। तो ये जनरली ध्यान रखिए आप लोग, ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित था, ठीक ना, और ये जमुना नदी के किनारे बनाया गया था दिल्ली में, ठीक। शाहजहां ने इसे अपना राजधानी भी बनवाया, यानी इस समय क्या हुआ, राजधानी जो पहले आगरा था कहाँ आ गया, अब शाहजहां ने दिल्ली से शासन करना स्टार्ट कर दिया, और इसीलिए जो है जमुना के किनारे एकदम जमुना से सटे हुए इस किले का निर्माण करवाया। सेम वही कॉन्सेप्ट जो इलाहाबाद के किले के बारे में आप लोगों को बताए थे। एक हमेशा देखिएगा जो किला का निर्माण होता है वह एक सामरिक उद्देश्य से होता है, और कुछ न कुछ उसका सामरिक रीजन रहेंगे, जरूर सामरिक रीजन रहेगा, चाहे वो किसी नदी के किनारे बन जाए, कोई बड़े झील के किनारे बन जाए, ठीक ना, या कोई ऊंचे पहाड़ पे बन जाए, ऊंचे पठार पे बन जाए। जनरली मैदानी एरिया में देखिएगा आप किला जो बनता है वो नदी के किनारे बनता है या ऊंचे पठार पे, ताकि वो अभेद बन जाए और जो आक्रमणकारी है वहां जल्दी न पहुंच पाए और शासक वहां पे सुरक्षित रह सके। तो यहाँ भी देखिएगा ये जो जमुना नदी है आज जो है लाल किला से दूर हो गई है, ठीक ना, वहाँ उसका विस्थापन हुआ है, लेकिन उस समय जो जमुना नदी का पुराना मैप देखिएगा एनसीईआरटी में दिखाया गया है, तो लाल किला से एकदम जो है संपर्क करते हुए यानी टच करते हुए जमुना नदी बहती थी, ठीक। और इसी को लाल किला को क्या किया, शाहजहां अपना राजधानी बना दिया। अब इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण जो है और संरचना का निर्माण हुआ जो आप लोगों को हम बताना चाहेंगे। इसमें जो है क्या हुआ, इसमें मयूर सिंहासन का निर्माण इसने करवाया था। मयूर सिंहासन का भी कहानी एक बहुत ही अजीब है और रोचक है जो आप लोगों को जानना होगा, ठीक ना। मयूर सिंहासन की कहानी जो है बहुत रोचक है जो आप लोगों को जानना होगा। इस मयूर सिंहासन का निर्माण जो है कौन कराया था, शाहजहां ने ही करवाया था। और इसी सिंहासन पे जो है क्या करता था, जब ये शासन करता था और जो है राज दरबार लगाता था, इसी सिंहासन पर बैठा था। ये सिंहासन की विशेषता थी कि ये जो है हीरा जवाहरात इसमें जड़ा गया था, हीरा जवाहरात का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया था, ठीक ना, हीरा जवाहरात का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया था, ठीक। और ये बहुत ज्यादा कीमती था, इसकी कीमत उस समय 41 करोड़ थी। और ये जो है एक तरह से समझिए कि लूट का कारण भी बना, और इसी कारण से ये जो है मयूर सिंहासन, इस मयूर सिंहासन को क्या किया कि मोहम्मद शाह के समय जब भारत पे नादिर शाह का आक्रमण हुआ, आप लोगों को पता होगा कि नादिर शाह जो है भारत पे 1739 में आक्रमण किया था। उसमें भारत यानी दिल्ली पे मोहम्मद शाह का शासन था, और वो क्या किया कि मयूर सिंहासन को यहाँ से उठा के कहाँ लेकर चला गया, ईरान का जो है वो शासक था नादिर शाह। फिर इस जो है मयूर सिंहासन की देखिए क्या कहानी है। फिर जो है क्या किया कि पंजाब के जो शासक थे, पंजाब के शासक रंजीत सिंह थे जो कि एक सिख शासक थे, ईरान के साथ से इस जो है मयूर सिंहासन को प्राप्त किया, ठीक ना। और फिर इस जो है मयूर सिंहासन को कौन लिए, अंग्रेज जो थे, अंग्रेज यानी ब्रिटिश 1809 में मेटकाफ था ब्रिटिश के तरफ से और राणा रंजीत सिंह के बीच एक जो है क्या हुई, सहायक संधि हुई। और इसी संधि के फलस्वरूप क्या किया कि अंग्रेज जो है मयूर सिंहासन लेके चले गए कहाँ, लंदन में, ठीक। अभी भी ये कहाँ पड़ा हुआ है, लंदन में, जिसको कि हमेशा भारत में मांग होती है कि उसको भारत में लाया जाए। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जब 2014 में चुनाव जीते थे श्री नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री, तो उनसे आशा की गई थी, कुछ फैन बोले थे कि उसको जो है वहाँ के महारानी से मंगाया जाए, क्योंकि इसकी जो विशेषता है वो कोहिनूर हीरा इसमें लगा हुआ है। और वो कोहिनूर हीरा का भी कहानी है। ये कोहिनूर हीरा जो था वो कहाँ से मिला था, तो ये गोलकुंडा, ध्यान रखिएगा, गोलकुंडा के खान से कोहिनूर हीरा मिला था, ठीक ना, गोलकुंडा के खान से कोहिनूर हीरा मिला था, ठीक। और ये जो है इसका भी कहानी है, देखिए ये भी कैसे गया, इसको भी क्या किया कि मीर जुमला जब क्या किया कि गोलकुंडा पे अकबर के समय चढ़ाई हुई यानी मुगल अटैक किए, तो मीर जुमला जो है क्या किया कि कोहिनूर हीरा जो कि गोलकुंडा के खान से निकला था वह जो है क्या किया अकबर को गिफ्ट किया, ठीक ना। तो
कहने का मतलब कि इसका एक कहानी है कोहिनूर हीरा का, मयूर सिंहासन का, वही हीरा जो है लगा हुआ है मयूर सिंहासन। हम लोग थोड़ा विषयतर हो गए थे, हालांकि एक जानकारी थी, छोटी कहानी थी, उसको भी जानना जरूरी था एक कहानी के रूप में, ठीक ना। तो अब हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे कि लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था। ये जमुना के किनारे बनी थी, जमुना नदी किनारे। ये शाहजहां इसको अपना राजधानी बना दिया लाल किला का, और इसमें मयूर सिंहासन जो कि अभी बता रहे थे इसमें बनाया गया था, ठीक ना। फिर इसमें जो है हमाम और हरम बनाया गया था। हरम आप लोगों को पता होगा, ऐसा स्थल होता था, ऐसा भवन होता था मुगल काल में जिसमें बहुत ज़्यादा स्त्रियां जो कि राजवंश से संबंधित होती थी रहती थी, जिसमें कि राजमाता होती थी, ठीक ना, शासक से संबंधित, शासक के घर से संबंधित महिलाएं होती थी, जैसे उसकी पत्नी होती थी, उपपत्नी जिसको कि कनक्यूबाइन यानी रखैल बोला जाता है होती थी, जो कि बहुत सारा होती थी, 4000 5000। आप लोगों को पता होगा कि राजा मान सिंह के हरम में 5000 स्त्रियां होती थी, ठीक ना। तो उसी तरह से ये हरम में रहती थी। हरम का प्रयोग इसीलिए स्त्रियों को रखने के लिए किया जाता था, इसको जनान खाना भी बोला जाता था। फिर एक हमाम होता था। हमाम जनरली क्या होता था, ये जनरली से गर्म पानी निकलता था, जिसको कि नहाने के लिए प्रयोग जो है शीतकाल में किया जाता था, ठीक ना। फिर यहाँ पे क्या किया था, दीवान ए खास और दीवान ए आम का प्रयोग किया गया था। अब ये दीवान ए आम और दीवान ए खास क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा। जो दीवान ए आम था, एक प्रकार की जो है लाल किला के बीचों बीच संरचना थी, जिसमें शासक क्या करता था कि अपना राज दरबार लगाता था, और जिससे आम लोगों से, ठीक ना, या अपने जो है साम्राज्य के विभिन्न प्रतिनिधियों से, अधिकारियों से इसमें क्या करता था, मिलता था, और आम जनता से भी इसमें मिलता था, ठीक। विदेशी आगंतुक जो होते थे उसकी इसमें मेहमानबाजी भी करता था, ठीक ना। यहीं पे फैसला करता था, यहीं पे आदेश सुनाता था शासन से संबंधित, यहीं पे न्याय करता था, और इसी के बीचों बीच में मयूर सिंहासन लगा रहता था दीवाने आम के बीच में, ठीक। दीवाने खास किया था। दीवाने खास एक अलग भवन होता था, जिसमें कि आप लोग नाम से ही पता होगा, दीवान एक खास यानी विशेष, यानी इसमें क्या करता था कि जो शासक था अपने जो है गुप्तचरों से मिलता था और उनसे जानकारियां प्राप्त करता था। इसमें जो है मंत्री, जो शासन से संबंधित जो मंत्री होते थे, कोषाध्यक्ष होते थे, जो कि राजकीय आय व्यय के बारे में जानकारी रखते थे, ठीक ना, उनसे इसमें बात करता था, उनसे मिलता था, हिसाब देखता था, ठीक ना, और शासन से संबंधित विभिन्न घटनाओं के बारे में जानकारी कहाँ प्राप्त करता था, दीवाने खास के बारे में। यानी हर भवन का देखिएगा जो भी बने थे लाल किला में, उसका एक अपना अलग अलग उद्देश्य था, ठीक ना। इसी के समय एक संरचना बनी ताजमहल। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, नाम से ही ताजमहल एक पूरे भारत, न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व का एक लोकप्रिय संरचना है, ठीक ना। खासकर ये जो है मोहब्बत प्रेमी गांव के जोड़ो कपल के रूप में प्रसिद्ध है, घूमने के लिए पर्यटन स्थल के रूप में। लेकिन इसका जो है सिर्फ पर्यटन के लिए प्रयोग न करें, अगर स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से भी देखें तो ये बहुत रियल में एक अजूबा है, ठीक ना। देखने में आज भी ये मन को मोह जाता है और लगता है कि इसका निर्माण जो है उस समय नहीं बल्कि 400 साल पहले नहीं बल्कि हाल ही में इसका निर्माण किया गया है, ठीक। हालांकि इस पे जो है ताजमहल बहुत ज़्यादा इसको संरक्षण की कोशिश किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ देखिएगा अभी जो इलेक्ट्रिक गाड़ी का आने जाना ही अलाउ है, नॉर्मल डीजल वाहन, पेट्रोल वाहन को प्रतिबंधित कर दिया गया है, ठीक। फिर भी यहाँ पे जो है मथुरा और आगरा के आसपास की जो रिफाइनरी है और चर्म उद्योग है, ठीक ना, उससे निकले हुए SO2 के चलते इसका जो सफ़ेद संगमरमर हो रहा है वह धूमिल हो रहा है, ठीक। इसीलिए इसको जो है संरक्षण और इसको पर्यटकों के लिए आम दिनों में बंद करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ताजमहल का निर्माण कौन किया था, तो ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने 1631 में इसका निर्माण हुआ था, ठीक ना। और इसका जो वास्तुकार कौन था, नाम याद रखिएगा, बहुत फेमस है, कई बार पूछ देता है, उस्ताद ईसा खान और उस्ताद अहमद लाहौरी, ये वास्तुकार थे। यानी ताजमहल का निर्माण जो है इन्होंने किया, कौन, उस्ताद ईसा खान और लाहौरी। और एक कहानी भी जैसा कि प्रचलित है कि शाहजहां ने चूंकि इसको मुमताज बेगम के याद में बनवाया था, मुमताज बेगम इसकी जो है प्रिय पत्नी थी, और उनका जो है प्रसव वेदना यानी पुत्र के जन्म देने के क्रम में उनका मृत्यु हो गया था, जिससे शाहजहां बहुत प्रेम करता था और बहुत दुखी हुआ। और उसी समय वो जो है डिसाइड किया कि सबसे अच्छा और सबसे खूबसूरत जो है मकबरा का निर्माण मुमताज बेगम की याद में कराया जाएगा, जो कि बरसों बरसों तक जो है एक प्रेम की निशानी रहेगी, ठीक ना। और चूंकि ऐसा फिर दूसरा कोई स्थापत्य न बने, इसीलिए उसने क्या किया था कि जो इसके वास्तुकार उस्ताद ईसा खान थे और अहमद लाहौरी थे,
उनका जो है हाथ काट लिया था। ये किंवदंती है या रियल है उतना इसका प्रमाण तो नहीं है, लेकिन बस जानना चाहिए कि ऐसा कहा जाता है। उसका हाथ को जो है काट लिया ताकि फिर जो है दूसरा संरचना का वो निर्माण सेम न कर पाए, ठीक ना। अब ये ताजमहल बना कैसे था, तो देखिए ये सफ़ेद संगमरमर से बना था। जैसे कि हम क्या बता रहे थे, जैसे जैसे समृद्धि बढ़ेगी, कीमती पत्थरों का, सजावट का, भव्यता का, ठीक ना, विशालता का प्रयोग जो है बढ़ता जाएगा। तो जो पहले हुमायूं के मकबरा में आप लोग देखे हैं, सिर्फ जो है पहली बार गुम्बद में ही सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। उसी तरह से एतमादुल्ला के भी मकबरा में सफ़ेद संगमरमर, पित्रादुरा का प्रयोग हुआ था। और ताजमहल में पूरी संरचना ही सफ़ेद संगमरमर से बनी होगी, जो कि बहुत ज़्यादा कीमती था, मूल्यवान था। यह जो मकबरा था 4 बाग शैली में बना था। ये भी 4 बाग शैली हम बता रहे हैं कि शुरू से ही मुगलों की भारत में क्या थी, एक जो है नया आविष्कार थी, जो कि बाबर के आगरा के आराम बाग के मकबरा में देखा, हुमायूं के मकबरा में आप लोग इसको देखे, फिर ताजमहल में भी ये देखेंगे, ठीक ना। ये भी 4 बाग शैली में बनी हुई है, ठीक है। ये भी जमुना नदी के किनारे बना हुआ है, ठीक ना। और ध्यान रखिएगा, जैसा कि कई बार विवाद भी आता है, ये एक स्वतंत्र स्थापत्य कला नहीं था। वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि एक शिव मंदिर था, ठीक ना, और उस शिव मंदिर को गिरा के और उसके अवशेष पर इस मकबरे का निर्माण किया गया है। क्योंकि कई बार देखेंगे कि भारत में जो कुछ तथाकथित दक्षिणपंथी संगठन हैं, ठीक ना, चाहे हिंदू दल हो या बीजेपी हो या आरएसएस हो, उसके द्वारा जो है क्या किया जाता है, इसको जो है ताजमहल को शिव मंदिर का पुनः रूप देने का प्रयास किया जाता है कि पुनः इसको जो है शिव मंदिर के नाम से जाना जाए, और ये विवाद हो जाता है, कभी कभी सांप्रदायिक विवाद का भी कारण बन जाता है। अब ये ध्यान रखिए कि ये भी जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, ठीक ना, और ये विश्व का 7वां अजूबा है, ठीक ना, यानी विश्व के 7 आश्चर्य में ताजमहल को शामिल किया गया है। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य का क्या हो रहा था, पतन हो रहा था, क्योंकि मुगल साम्राज्य शीर्ष को प्राप्त कर लिया था और विस्तार और विद्रोह जो है लगातार हो रहे थे, ठीक। तो औरंगजेब के समय एक तो विद्रोह के चलते बहुत सारे प्रांत अलग हो गए, फिर अस्थिरता थी, ठीक ना। उसके चलते क्या हुआ कि राजस्व के स्रोत में भी कमी आई, यानी पैसा की कमी हुई, और जब पैसा की कमी हुई तो भवन कहाँ से बनेंगे। आज भी जिसके पास पैसा ना हो तो भवन का निर्माण देखते हैं आप लोग नहीं हो पाता है, ठीक। दूसरी बात ये थी कि भवन या किसी भी कला में रुचि लेने के लिए समय की जरूरत होती है और शांति की जरूरत होती है। तो औरंगजेब का जो शासनकाल था वो हमेशा विस्तार में और विद्रोह को दमन करने में इसका जीवन खत्म हो गया, यानी अपने जीवन में ये कभी शांतिपूर्वक शासन नहीं कर पाया। और इसी कारण है कि ये जो है कला के देखिएगा आप लोग, किसी भी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास औरंगजेब के शासनकाल में नहीं होगा। जैसे कि जनरली कहा जाता है कि ये संगीत का विरोधी था, ठीक, क्योंकि संगीत कला का विकास इस समय नहीं हुआ, चित्रकला का भी पतन इसी समय हुआ, इतिहास लेखन भी इसी समय बंद हुआ, यानी साहित्य कला का भी इसी समय पतन हुआ। फिर जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एक वीणा का शौकीन था और एक बहुत वीणा बजाने में प्रवीण और कुशल शासक था, ठीक ना। यानी ये मजबूरी में संगीत का विकास नहीं कर पाया और मजबूरी में संगीत का घृणा करता था संगीत से, अपनी कट्टरता दिखाने के लिए, अपनी जो है साम्राज्यिक, ऐतिहासिक और शासकीय चुनौती को देखकर। उसी तरह से स्थापत्य कला में भी बहुत ज़्यादा विकास जो है औरंगजेब के समय नहीं दिखेगा। बस आप लोग एक संरचना देखिएगा, इसने लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक ना। जैसे लाल किला में विभिन्न मस्जिद बने थे, ठीक ना, उसी में एक जो है मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब करा दिया। जो शाहजहां लाल किला बनाया था उसी में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब करवा दिया। फिर ये भी अपने पत्नी से बहुत प्रेम करने वाला शासक था। ध्यान रखिएगा, ये व्यक्तिगत मामला में बहुत सदाचारी, बहुत जो है सदाचारी और संयमी शासक था, ठीक ना। ये जनरली इसको लोग क्रूर शासक बताते हैं, खासकर हिंदू धर्म के प्रति जो इन्होंने अत्याचार किया। हालांकि वो भी अत्याचार जो है उस समय की क्या थी, आवश्यकता थी, जरूरत थी, ठीक ना, तात्कालिक चुनौतियाँ थी, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। शासक कई चुनौतियों को सामने देखता है, उसी के चलते कुछ वर्गों को संतुष्ट करने के लिए कुछ वर्गों पे अत्याचार करता है, और वही उस समय हुआ था, ठीक ना। लेकिन ये भी एक जो है, जैसे जहांगीर बहुत विलासप्रिय शासक था, ठीक उसका उल्टा औरंगजेब व्यक्तिगत मामलों में बहुत ज़्यादा जो है कुरान को मानने वाला, 5 टाइम नमाज पढ़ने वाला, संयमी और सदाचारी शासक है। यानी व्यक्तिगत जीवन उसका जो है बहुत सफेद था, सादा था, लेकिन अपने पत्नी से बहुत प्रेम करता था। हमेशा ये जीवन भर एक पत्नी के प्रति समर्पित रहा। जैसे कि आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जनरली क्या होता था कि जो मुस्लिम शासक होते थे वो कई पत्नियां रखते थे, ठीक ना। हरम में उनकी जो है हजारों स्त्रियां रहती थी। और उस समय के शासनकाल में एक औरंगजेब जैसा शासक
जो कि उस समय मुगल वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक में से एक था। मुगल वंश उस समय अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया था, और उस समय ये एक पत्नी के प्रति समर्पित होना भी उसके नैतिकता को बताती है, उसके व्यक्तिगत गुण को बताती है। और इससे वो बहुत प्रेम करता था। और कहते हैं कि इसकी मृत्यु के बाद रबिया उद दुरानी जो क्या थी, एक तरह से ये ईरान के वंश से संबंधित थी, और ये वहाँ की ईरान के वंश से संबंधित थी, और उसी में शासक इसका शादी हुआ था औरंगजेब का, और उसके मृत्यु के बाद उसका मकबरा बनवाया औरंगाबाद में, ठीक ना। और कहा जाता है इसके बारे में एक छोटा तथ्य है कि ताजमहल का प्रतिकृति बनाना चाह रहा था। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि शाहजहां जो कि इसके पिता थे, और उन्होंने अपने पत्नी मुमताज बेगम के याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो चूंकि उनका ये पुत्र था, तो उसी तरह से नकल करके ये भी सोचा था कि ताजमहल की प्रतिकृति बना दे, लेकिन उसमें ताजमहल में और जो है रबिया उद दुरानी के मकबरा में आकाश पाताल का बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक। जैसा कि आप लोग समझ भी सकते हैं कि उस समय चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा थी, तो ऐसा निर्माण करना भी संभव नहीं था। तो इस तरह से हम लोग क्या पढ़ लिए, पूरे मुगल स्थापत्य कला को खत्म कर लिए, ठीक। इस तरह से आप लोग मेरे चैनल ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए। धन्यवाद।